So good morning to all of you. Today we are in the 6th lecture of vectors and calculus. आज हम लोग अपने 6th lecture पे हैं. Today's date is 24th of June and आज हमारा मेन जो पार्ट होगा वो होगा resolution of vectors. ठीक है, जल्दी से पहले एक बार लास्ट क्लास का वो रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. बेटा जल्दी से, गिविंग यू 1 मिनट टाइम. ये क्वेश्चन आपको कल भी दिया था. जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सोच लें. मैं पोल अगेन लॉन्च रखता हूँ. ठीक है, मैं अगेन पोल, आप लोगों ने कई लोगों ने घर में भी ट्राई किया होगा, स्टिल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ट्राई किया होगा. उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. गिविंग यू 1 or 2 मिनट टाइम. ठीक है, गिविंग यू 1 or 2 मिनट टाइम. बिल्कुल सही है बच्चों, आप इसको रिप्लाई कर दो जल्दी से. आप चैट में रिप्लाई कर दीजिए, हम लोग उसको तुरंत देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन था, डिस्कस नहीं हुआ था लास्ट क्लास में. ये इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. माला, लेट्स सी. उज्जवल, लेट्स सी, देखते हैं. एवरीवन रिप्लाई टू द चैट. मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग अपना बकल अप कर लो, अपना रिकॉल कर लो कि क्या पढ़ा था, क्या सॉल्व किया था. देन वी कैन इजीली गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. मैं ये बताऊंगा आपको. फिगर, लेट मी स्टार्ट विद द फिगर. क्वेश्चन बोल रहा है कि to resultant of two vectors is perpendicular to vector A. मान लीजिए A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर B है. दूसरा वेक्टर B है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो A के परपेंडिकुलर है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो A के परपेंडिकुलर है. That's the case. And resultant vector making 90 degree with vector A. Clear है? ठीक है, और बोल रहा है कि वेक्टर A एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B. ठीक है, एंड इसका मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ द वेक्टर B है, B/2 है. दैट्स इट. क्लियर है? यही केस दिया हुआ है आपको. दिस इज द केस. कई लोगों ने रिप्लाई किया है अभी तक, बट स्टिल अगर सॉल्व नहीं किया तो लेट्स सी. तो अब बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B परपेंडिकुलर टू वेक्टर A is perpendicular to A and magnitude is equal to half of the magnitude of B. The angle between A and B. देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ये जो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट हो जाता है ना, उसका फॉर्मूला बहुत क्लियर है. tan alpha equals to B sin theta divided by A plus B cos theta. आपको भी पता है अल्फा क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया. तो tan 90 equals to B sin theta equals to A plus B cos theta. आपको भी पता है tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है. tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, या कह सकते हो कि 1/0 equals to B sin theta divided by A plus B cos theta. इक्वेट कर देते हैं. A plus B cos theta, हमेशा याद रखिएगा, A plus B cos theta must be equal to 0. तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, -A/B. cos थीटा इक्वल्स टू -A/B. दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट. अगला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला. दो ही फॉर्मूले ही है वेक्टर सम में. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √A² + B² + 2AB. cos थीटा का वैल्यू हमने क्या देखा है, -A/B. लेट्स सॉल्व इट. तो कितना हो जा रहा है, R equals to √A² + B² - 2A². दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. R² इक्वल्स टू क्या हो गया, B² - A². अब आपको R के बारे में क्या दिया गया है, आपको R के बारे में दिया गया है कि R equals to B/2. R equals to दिया गया है B/2. Let's put it on. R equals to B/2 का होल स्क्वायर equals to B² - A². जल्दी से देख लेते हैं क्या बन जाएगा, B²/4 equals to B² - A². गौर से देखते हैं ये क्या लिख सकते हैं हम लोग. ये एक तरफ आ जाएगा A² और दूसरे तरफ आ जाएगा 3B² by 4. मुझे एक्चुअली A/B चाहिए.
मुझे चाहिए a बाई बी, मैं उस पर फोकस करता हूँ, a बाई बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3/4। तो कह सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3/2। अब हमारे पास आया है cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा की वैल्यू आ गया -√3/2। ये थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? correct answer would be B। करेक्ट आंसर वुड बी बी। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आप ट्राई कर लेना एक बार। क्या समझ में आया? क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, दो ही फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था, एंगल वाला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा काम आता है इस केस में। इस केस में हमको जब रिजल्टेंट बता दिया कि किस एंगल पे किसी एक वेक्टर से, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा रिजल्टेंट का तो अपना फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शुड वी मूव अहेड? शुभम, इज इट क्लियर? सही है निष्ठा, सही है। लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। वो हमारा है लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जल्दी से। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स किस लिए यूज होता है पहले समझते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स का मकसद क्या है? ठीक है, ये वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो सिंपल सा याद रखिए, लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स का यूज होता है वो सिंपल एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के लिए तो हम सारे लॉ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर से ज्यादा हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पढ़ते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स। लॉ ऑफ पॉलीगॉन तरीका क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तरीका बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कई सारे वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी और चौथा वेक्टर डी। चार वेक्टर्स मेरे पास मौजूद हैं। हमें इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हर वेक्टर को हेड टेल फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। अरेंज इन हेड टेल फॉर्म, अरेंज इन हेड टेल फॉर्म, इन हेड टेल फॉर्म। सबको हमने क्या कर दिया, हेड टेल फॉर्म में अरेंज कर दिया। पहले ए वेक्टर लाया, फिर बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड के पास रख दिया, फिर सी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड के पास रख दिया, और फिर डी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड के और सी वेक्टर के हेड के साथ रख दिया। तो ये सारे वेक्टर्स को सबसे पहले हमने क्या किया, हेड टेल फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्लियर है? अब उसके बाद कुछ नहीं करिए, आप देखिए इनिशियल कहां पे है। इनिशियल शुरुआत कहां से हो रही है और फाइनल एंड कहां पे हो रहा है। दैट इज द इनिशियल पॉइंट एंड अनदर वन इज द फाइनल पॉइंट। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा सीधा कनेक्ट कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधा सीधा कनेक्ट कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। गौर से याद कीजिए, ट्रायंगल लॉ में दो को करते थे ये काम, इसमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स में क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स को कर रहे हैं। तो याद रखिए पहला स्टेप है इसको कि इसको अरेंज कर दे हम लोग किस फॉर्म में, हेड टेल फॉर्म में। दूसरा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो होता है यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं आर रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये रिजल्टेंट वेक्टर क्लियर है? क्या कैसे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे? क्या सबको ये क्लियर है? हाउ विल वी ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स? अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाएं तो क्या करेंगे? पहला स्टेप है कि उनको हेड टेल फॉर्म में अरेंज कर देंगे।
दूसरा क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। लास्ट वाला वेक्टर, इसको शुभम शुभम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। शुभम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। शुभम, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शुभम, आप यही कहना चाहते हो ना शुभम, कि मान लीजिए सर अगर ये वेक्टर इस साइड आ जाए, अगर ये साइड आ जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0, सब अगर एक तरफ आ जाए तो ये कहना चाहते हो, तो क्या ये शुभम क्लोज फिगर नहीं बन जाएगा क्या, कि जहां से शुरू किए वही खत्म कर जाएंगे शुभम? शुभम, डू यू एग्री क्या कि ये क्लोज फिगर नहीं बन जाएगा क्या, जहां से शुरू किया वहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म? बोले शुभम। शुभम, आप यही कहना चाहते हो ना, शुरू किया फाइनली एंड पे यहीं पे पहुंच गया। तो क्या क्लोज फिगर में हमने पढ़े थे क्या हम लोग कि क्लोज फिगर में टोटल सम ऑफ वेक्टर क्या होता है, 0। कभी कभी आपके मन में सवाल आता है, सर ये आपने बोल तो दिया, पर ये कैसे बोल दिया, समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। सब लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आस्था मैंने कुछ नहीं किया है, आस्था गौर से देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है आस्था ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो एलएचएस में है, एलएचएस में हम उसको अगर इधर लेके आए, होता है ना 2 + 3 = 5, सॉरी इक्वल्स टू 5, तो 2 + 3 - 5 नहीं लिख सकते हैं, इक्वल्स 2 + 3 = 0 नहीं लिख सकते हैं। आरएचएस वाले को एलएचएस में लेके जाएंगे तो माइनस हो जा रहा है। विवेक ने पूछा सर रिजल्टेंट वेक्टर को हेड टेल के फॉर्म में ही क्यों नहीं अरेंज किए? मैं कह रहा हूं विवेक, रिजल्टेंट को अरेंज थोड़े किया, रिजल्टेंट हमारा आया है विवेक, रिजल्टेंट को वी हैव नॉट अरेंज, ये हमारा रिजल्टेंट आया है सारे वेक्टर्स को सम करने के बाद। एक एग्जांपल समझ लो ये कैसे आया है, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किया दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोई कहे आपको कि रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो, तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा? अगर ए और बी का रिजल्टेंट ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या दिक्कत है क्या, बोलिए? अगर ए और बी वेक्टर का अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। अब गौर से देखिए कि आपके पास एक और ट्रायंगल लगा सकते हैं। अब आप किसके किसके भी ट्रायंगल लगा सकते हैं, आप लगाइए इसके बीच, ए प्लस बी और सी के बीच, तो ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। क्लियर है? अब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर हो गया, प्लस डी वेक्टर कितना बन जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आपको कुछ नहीं करना है, हर दो दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेके आगे बढ़ते रहना है, यू विल गेट द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट क्लियर क्या? लेकिन मेरा सिंपल सा इसमें रिजर्वेशन है कि इस मेथड से एडिशन और वेक्टर सॉल्व करने की कोशिश हम मिनिमम करेंगे, क्योंकि हमें इसका आसान मेथड पता है। दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने का आसान मेथड हमको पता है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बस आपको दूंगा, उसको आप समझने की कोशिश करें, एंड देन वी कैन एंड दिस टॉपिक। क्लियर है? लॉ ऑफ पॉलीगॉन सिर्फ इतना कहता है कि भाई अगर सब हेड टेल फॉर्म में अरेंज है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो वेक्टर होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विल गिव यू जस्ट वन थियोरेटिकल क्वेश्चन और सोचने वाला क्वेश्चन, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ठीक से सोचो, इस क्वेश्चन को ठीक से सोचें आप। थ्योरेटिकल वन, this question is a theoretical one. एरो को थोड़ा ध्यान से देखना बस, कौन सा ट्रू है। और याद रखना कि फिगर वाले क्वेश्चन में जनरली ट्रायंगल लॉ ही काम आता है।
got some of the answers. मृगांक सिंह, ठीक है मृगांक देखते हैं, ठीक है मृगांक देखते हैं। आयुष लेट्स सी, देखते हैं। आयुष गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। माला ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा आप लोग और सारे ऑप्शन को देखें, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। I've got 11 response till yet. उज्जवल ठीक है। गुलशन आप थोड़ा और देखें, यू विल फाइंड बेटर ऑप्शन। शुभम थोड़ा गड़बड़ है। यहां पे आपको एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना चाहिए, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करना चाहिए। विनय, विनय लेट्स सी, विनय थोड़ा मुझे इस पे रिजर्वेशन है। विनय आप सारे ऑप्शन को टच नहीं किए। मानस बिल्कुल सही है। आयुष सारे ऑप्शन को टच नहीं किए हैं। शिवम सारे ऑप्शन को टच नहीं किए हैं। Got good amount of responses. I've got 17 responses till here. Still you can do more. सही है निश्ता? क्या सारे निश्ता प्रूव हो गए? पीयूष ठीक है। हर्ष, हर्ष you can explore all options. खुशी ठीक है, श्रेयांश ठीक है, शुभम ठीक है। मैं आपको एक एक ऑप्शन की तरफ लेके जाऊंगा, सही है कि गलत है वो चेक करना जरूरी है। मैं पहला ऑप्शन बात करता हूं ए ऑप्शन की तरफ। ए वेक्टर ए बी और ई। अच्छा ए बी और ई कहां पे आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ये कुछ इधर वाले में आ रहा है। अगर मैं बोलूं तो ये नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये ऐसे वाले में आ रहा है ए बी और ई। तो गौर से देखिए ए बी और ई कहां से गए? ए वेक्टर हम गए, एम से एन गए, बी वेक्टर गए, एन से पी गए, और पी से गए फिर एम वेक्टर गए, ई गए, तो फिर से एम पे पहुंच गए। तो ये क्लोज फिगर बन रहा है क्या? तीनों वेक्टर मिलके क्या क्लोज फिगर बना रहे हैं क्या? तो क्या ऑल ऑफ यू अग्री क्या कि इस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर तो पक्के तौर पे 0 होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है? क्लोज्ड फिगर बना रहा है। जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए इसमें। तो बोलिए क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0? Isn't it clearly proved? ए स्टेटमेंट में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। आस्था सही है। आई जस्ट वांट यू ऑल टू कंफर्म कि ए क्या क्लियर है क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके ग्रेट। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। दूसरे ऑप्शन की तरफ एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा ऑप्शन को थोड़ा सा अटपटा था, मैं इसको थोड़ा और बेटर करना चाहूंगा। सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर। मैं थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। ये माइनस माइनस साइन को हटा दे तो काम चल जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सी वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर, ये प्रूव करना है। अब गौर से देखिए, ये क्या ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं हो रहा है क्या? गौर से देखिएगा, क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है क्या? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो फाइनली कहां से कहां गए? यहां गए। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। क्या बोलिए? क्या मेरा बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है क्या? ए भी सही है और बी भी सही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या प्रूव नहीं हो गया कि सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी ए प्लस सी जो है वो फाइनली किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सी ऑप्शन। सी मैं फिर से मुझे रिजर्वेशन है बार बार ये माइनस वाले से, मैं माइनस वाले से थोड़ा बचना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। तो अगला है बी प्लस ई, बी प्लस ई माइनस बी प्लस ई। अगर मैं बोलूं सीधा सीधा कि लिखा हुआ है बी प्लस ई, एक सेकेंड, बी प्लस ई
बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बी वेक्टर ये सॉरी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, जस्ट गिव मी, ये माइनस डी वेक्टर एक तरफ है, सी वेक्टर और माइनस डी वेक्टर कुछ ऐसा है सी ऑप्शन। तो मैंने बोला ये बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर एक्चुअली में क्या है, बी वेक्टर, अगर मैं बोलूं बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ए वेक्टर। बी प्लस ई वेक्टर एक्चुअली में कितना है, बी प्लस ई वेक्टर जो है वो एक्चुअली में कितना है, माइनस ए वेक्टर है, तो होता है, गौर से देख लीजिए। और हम जानते हैं कि सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर भी माइनस ए वेक्टर होता है बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन में हमने देखा है कि सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। क्लियर है क्या? तो ये तो प्रूव हो गया ना मेरा, ये तो मेरा प्रूव हो गया, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर होता है। और बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर देखो क्या होता है, अगर मैं बोलूं बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू कुछ ऐसे होना चाहिए, पर ये तो मेरा ए वेक्टर उल्टा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर लिखना पड़ेगा अपने को। बोलिए, इज दिस क्लियर? तो अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट है, और तीनों सही है, तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। बोलिए क्लियर है क्या? ये फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको, जहां पे आपको देखना पड़ता है कौन किसका सम है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन इज बेस्ट यूज्ड इन दिस मेथड्स। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसी के साथ हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स इसे खत्म करते हैं। किसी ने पूछा कि सर ए प्लस सी प्लस डी पूछता तो जीरो होता, बिल्कुल होता जीरो। फिगर को देखिए ना, बस फिगर को देखिए आप। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम आते हैं अपना बहुत ही फेवरेट टॉपिक, वो है रिजोल्यूशन ऑफ एक्शन। बहुत फेवरेट टॉपिक इसलिए कह रहा हूं, इतना यूज करेंगे ना, ये हमारे जबान पे बैठ जाने वाला टॉपिक है, ये इसका इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो देखते हैं, ये हमारे हर मेथड को, हर वेक्टर के अप्रोच को इजी बना देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए। ठीक, वेक्टर रखना कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बोला कि एक वेक्टर है, लेकिन वेक्टर को हमने देखा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर को आई जे के फॉर्म में अरेंज कर दें तो वो बेटर होगा हमारे लिए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है इट कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी किसी भी वेक्टर को सबसे पहले, रिजोल्यूशन का मतलब क्या समझो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स, इनटू कंपोनेंट। एक वेक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, यही हमारे रिजोल्यूशन वेक्टर का मकसद है। और कैसे ब्रेक करना, सच दैट जो पार्ट्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग हो। ठीक है, तो इसको समझना है सबसे पहले। तो कोई भी वेक्टर आपने जो लिया है वेक्टर में, सबसे पहले उसमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा दीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाना आता है आपको, सबको आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में y होता है, एंड बेटर होगा कि आप z भी लगा दे, कोई मसला नहीं, अब z भी लगा दे। आप क्या लगा दे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा दे x y एंड z। आपने क्या किया कि एक वेक्टर पे आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर दिया है। क्लियर है? अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच करने से क्या होगा, तो आपको भी पता है कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं इसको थीटा। हमने क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लिया है थीटा। क्लियर? एक्स एक्सिस के साथ हमने मान लिया कि एंगल ले रहा है थीटा। इसी को थोड़ा हम अब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए, और फिर हम लोग अपने रिजोल्यूशन पे बढ़ते हैं। टॉपिक रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं इस पे तुरंत हम लोग आएंगे। डेफिनेशन को लिख लीजिए। हमने एक वेक्टर अज्यूम किया है, वेक्टर ए, और हमने किया है अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज अटैच्ड टू वेक्टर। ठीक है, सिंपल क्या किया हमने, उसके टेल पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर दिया। अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट
system is attached to the tail of वेक्टर ए। जल्दी नोट कर लीजिए सब लोग, एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। हमने क्या किया, एक वेक्टर में सीधा सीधा एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच कर दिया। एक वेक्टर में एक्स वाई जेड एक्सिस सीधे सीधे क्या कर दिया, अटैच कर दिया। फिगर भी बना लीजिए, बिल्कुल फिगर बना लीजिए, सीखना है अपने को ये टॉपिक। 10-15 मिनट में हमारा हाथ बिल्कुल तेज चलेगा इस पे। देख लिया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो हम रिजोल्यूशन जो पढ़ रहे हैं, हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहला है रिजोल्यूशन इन 2D। रिजोल्यूशन इन 2D, हम 2D में बात कर रहे हैं, यानी हमने क्या किया है, सिर्फ एक्स एक्सिस अटैच किया है और वाई एक्सिस अटैच किया है। मान लेते हैं एक वेक्टर को सिर्फ क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अटैच किया है। मान लीजिए मेरा एक वेक्टर था, ये तो अपना क्या है, कोऑर्डिनेट है, ओ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला मेरा वेक्टर क्या है, मेरा वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। मेरा ए वेक्टर है, इसका अपना मैग्नीट्यूड था, इसका अपना डायरेक्शन था, क्लियर है, ओके। 2 डायमेंशनल, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक्स वाई एक्सिस ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल, ठीक है। ये ऐसा कुछ था नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने माना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये मेरा जो वेक्टर है, मेरे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मेरा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। निशा ने हैंड रेज किया है, ठीक है। तो हॉट नहीं है, हैंड रेज दिख नहीं रहा। तो मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि ये ए वेक्टर को ऐसा ब्रेक करो कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग। मकसद क्लियर है, देखो हमारा मकसद है कि इस वेक्टर को ऐसा ब्रेक करो कि इसके जो सारे पार्ट्स हैं या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग हो। अब ये कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कुछ पॉइंट की नेमिंग देते हैं, मान लीजिए नाम दे दिया ये एम है और ये नाम दे दिया एन है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये जो ओ एम वेक्टर है, ये जो ओ एम वेक्टर है, ओ एम वेक्टर है, अगर मैं इस ओ एम वेक्टर को अगर सॉल्व कर ले समझूं अगर, तो क्या इसको लिख सकता हूं क्या कि ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू, ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर। बोलिए, वेक्टर के तौर पे कह सकते हैं क्या, ओ एम वेक्टर कैन बी टर्म्ड एज ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर। बोलिए बोलिए, आप लोग बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो ओ एम वेक्टर है इसको लिख सकते हैं क्या ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर। बोलिए, किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए, क्या हम इसको लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर इज नथिंग बट ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा रहा हूं मैं बस ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा करके कि ओ एन प्लस एन एम इक्वल्स टू ओ एम। बोलिए, मेरा जो ओ एन है, ओ एन वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो मेरा एन एम है वो किस एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। खेल देखते हैं इसका। तो हमने क्या ले लिया, इस ओ एन के लेंथ को ले लिया कुछ ए एक्स, हमने कुछ ओ एन के लेंथ को ले लिया ए एक्स और इसको ले लिया हमने ए वाई, बाद में काम आएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि ओ एन, मुझे बताओ ये जो ओ एन है
क्या इसको ON वेक्टर को अगर कहना हो तो क्या आप कह सकते हैं क्या AX I कैप, बोलिए क्या आप कह सकते हो क्या, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या इसको कह सकते हैं एक जो उसका लेंथ है, ON का लेंथ कितना AX है, AX I कैप। और अगर मैं बोलूं कि ये जो NM है आपके पास, NM जो आया है ये इसका लेंथ मान लीजिए कितना है A बाई, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन कितना है इसका J कैप, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या मैं इस फाइनली OM वेक्टर को लिख सकता हूं क्या, फाइनली OM वेक्टर को लिख सकता हूं क्या? OM वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस AY J कैप। क्या हम किसी वेक्टर को I J के कंपोनेंट में लिख सकते हैं क्या? बोलिए क्या एक वेक्टर को हमने ये ब्रेक नहीं कर दिया क्या? क्या हमने एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर दिया क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में? इसी को कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। लेकिन आपके मन में सवाल अभी भी वही का वही है, सर ये AX AY क्या है? तो देखा जाए तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, आप बताइएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है OM। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये जो MN है इक्वल्स टू OM साइन थीटा? ये OM है कितना? OM तो मेरा A वेक्टर है, तो OM तो मेरा A वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं क्या MN इक्वल्स टू A साइन थीटा। MN इक्वल्स टू A साइन थीटा। MN अगर A साइन थीटा आ गया तो आपको भी पता है कि आप लिख सकते हो MN कितना था, AY था। AY इक्वल्स टू कितना आ गया, A साइन थीटा, A साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका एक लेंथ आ गया कितना, ये आ गया आपका A साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब हम अगले पार्ट पे देखते हैं, अब हम अगले पार्ट पे देखते हैं, वो कौन सा है? cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, cos थीटा इक्वल्स टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा ON अपॉन OM, बोलिएगा cos थीटा। तो क्या ON इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या, ON इक्वल्स टू फिर से OM cos थीटा, बोलिए ON इक्वल्स टू कितना हो गया, ON इक्वल्स टू हो गया, ON इक्वल्स टू हो गया A cos थीटा। एक और रिजल्ट आया मेरे पास, एक और रिजल्ट आया। ON की वैल्यू क्या थी, x कंपोनेंट x था, तो क्या हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि मेरा x कितना आ गया, A cos थीटा आ गया। अब मैं अगर फाइनल लिखने जाऊं तो मैं अपने A वेक्टर को, अब मैं अपने A वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए कहां दिक्कत है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। पहला सवाल, एक एक करके आपके सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल आया श्रेयांश का, सर ए कहां से आया? श्रेयांश मैं कह रहा हूं कि मेरा जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा ए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते कि ए होगा। श्रेयांश, मृगांक क्या आपका ये जो वेक्टर है क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया क्या मृगांक?
मैंने बोला कि मेरा जो OM वेक्टर है वो ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर है। अब मेरा ON वेक्टर क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। मेरा NM वेक्टर क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? आस्था ने पूछा सर आई कैप कहां से आया और जे कैप कहां से आया? आस्था शुरुआत की क्लासेस आपने मिस की है, मैं बता देता हूं। एक्स एक्सिस के अलोंग जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस डायरेक्शन उस एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव करते हैं तो उस केस में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जे कैप से। क्लियर है? तो ये ON जो था वो एक्स एक्सिस के अलोंग था, इसलिए हमने क्या लिखा उसको आई कैप, और NM क्या लिखा? जे कैप। आस्था, इज इट क्लियर? बच्चों बताइए कहां दिक्कत है आपको इसमें? ये बिल्कुल नई चीज है, सो इट रिक्वायर्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि सीख गए, आगे तो हम आंख बंद करके रिजोल्यूशन करते हैं। मैंने बोला इसमें आपको, मैंने बोला कि एक वेक्टर को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर। अब ON वेक्टर इसको ON वेक्टर का लेंथ अपने को नहीं क्या आ गया है? A sin A cos थीटा। हमने क्या देखा कि हमारे ON वेक्टर का लेंथ कितना आ गया है? A cos थीटा। और हमारे NM वेक्टर का कितना लेंथ आ गया? A sin थीटा। तो मैंने बोला कि ON वेक्टर है तो A cos थीटा आई कैप हो जाएगा, और OA और y एक्सिस कितना हो जाएगा? A sin थीटा j कैप हो जाएगा। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आपको सब कुछ रिव्यू करूंगा अभी, आप लोग जल्दी से इसको साफ साफ लिखें इसको एक बार। ये ट्रायंगल वाला तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है तो। साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज कर रहे हैं हम लोग। बोलिए, चलिए एक ट्रायल और लेते हैं, एक ट्रायल और लेंगे और उसके बाद हम लोग पूरी तरह इसको कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में चीजों को ब्रेक करेंगे। पीयूष ने एक सवाल पूछा कि सर थीटा का वैल्यू कैसे पता चलेगा? पीयूष, थीटा को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थीटा तो मुझे देना पड़ेगा ना, थीटा तो मुझे बताना पड़ेगा। बिना मैं थीटा बताए आपसे कैसे सॉल्व करा सकता हूँ? बिना थीटा बताए मैं आपसे सॉल्व नहीं करा सकता। ठीक है पीयूष? चलिए चलिए, मैं अब फिर से रिकॉल करता हूं, मैं फिर से एक बार रिकॉल करने वाला हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस बार सब कुछ समझ लेंगे। मैंने क्या बोला कि मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए, मुझे वेक्टर पता हुआ है और मुझे पता है इतना कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, थीटा एंगल बना रहा है। आयुष, कॉट थीटा कॉसिक थीटा नहीं लेते बिकॉज हमको एक ही लेंथ ट्रायंगल का पता है। आयुष, आयुष हमको उस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लेंथ पता है, वो है हाइपोटेन्यूज का। हमको इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है, कितना? A। बाकी सब का लेंथ थोड़े पता है। तो आप अगर कोई और यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको बाकी लेंथ का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको किसका पता है? हाइपोटेन्यूज का पता है। क्लियर है आयुष? क्या तो मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर लिया A, और मान लीजिए कि हमारे इस वेक्टर का ट्रायंगल बन रहा है। हमने क्या बनाया? इसको एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, इसका एक नीचे का कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट लिखते हैं ax। याद रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग ए एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। क्लियर है? एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए एक्स से, ए एक्स से विल इक्वल टू ए कॉस थीटा। याद रखिएगा एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। उधर इसका वाई कंपोनेंट कितना ले लिया हमने? ए वाई। यानी अगर मैं कंपोनेंट के बारे में आपको क्लियर शब्दों में समझाऊं, ये एक शैडो है, शैडो ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, शैडो ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब एक वेक्टर का एक्स एक्सिस पे क्या शैडो बन रहा है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड आपका कंपोनेंट। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है इसका पार्ट? मतलब मैं अगर रूम के डायगोनली मूव कर रहा हूं तो लेंथ वाइज कितना मूव किया वो मेरा लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, मैं ब्रेड्थ वाइज कितना मूव किया वो मेरा ब्रेड्थ के लॉन्ग कंपोनेंट होगा। क्लियर है? तो उसी तरीके से हमने क्या देखा? वाई कंपोनेंट देखा, वाई कंपोनेंट। एक
वाई कंपोनेंट देखा, वाई कंपोनेंट कितना है, वाई एक्सिस के लॉग मेरा कितना है ए वाई, और कितना हो गया ए साइन थीटा। तो अगर मैं इस वेक्टर को कंप्लीटली कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाऊं तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा, एक वेक्टर को एक्स कंपोनेंट कितना है जो भी है आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट कितना होगा ए वाई जे कैप। क्लियर है? अगर मान लीजिए मेरे से कोई पूछे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट, याद करिए क्या होता था, एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर। याद है सबको, याद है सबको, एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वेक्टर में पढ़ा था ना, पहला क्लास दूसरा क्लास वेक्टर में ही पढ़ा था हमने ये चीज। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो जाए, अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो जाए तो क्या करोगे, वेक्टर ए वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, बोलिए नहीं निकाल लेंगे, यानी वेक्टर का हम लोग ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अगर आ गया एक बार तो, बोलिए क्लियर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन। याद रखिएगा अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड में लिखिएगा यही ना, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखिएगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, फाइनली क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलिए मैग्नीट्यूड तो अपना ए ही है, उसका डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका होता है। आपके मन में एक सवाल आता है, सर ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल कितना होगा, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा अगर मैं बोलूं ए वाई दिया हुआ है और ए एक्स दिया हुआ है, तो मैं अगर बोलूं tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू, हमेशा याद रखिएगा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। क्लियर है, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पूरा रिजोल्यूशन सबको क्लियर है? देखो इस रिजोल्यूशन के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये बस इतना ही है, एक वेक्टर अगर थीटा एंगल पे दिख रहा है तो कॉस इधर, मैं ऐसे याद रखता हूं, एक वेक्टर दिख रहा है आपको, मान लीजिए मैं आपको सिंपल सा स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं, अब गौर से देखें, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर दिख रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूं इस वेक्टर, अगर एक वेक्टर दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो कितना है, मान लीजिए थीटा बन रहा है, मैं कहता हूं कॉस साइन, सिंपल याद रखना कॉस साइन, हमेशा वो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कॉस, परपेंडिकुलर में साइन, इतना याद रखना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? क्या याद रहेगा सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है मेरा एक वेक्टर को ब्रेक करने का तरीका। अब आप खुद सोचो कि अगर 10 वेक्टर को बोल दूं जोड़ने के लिए, सबको एक्स वाई में तोड़ दोगे तो क्या जोड़ना आसान नहीं हो जाएगा? क्या वेक्टर्स को आई जे के में जोड़ना इजी नहीं होता है क्या, एज कंपेयर टू एडिंग नॉर्मली इन पॉलीगॉन लॉ? ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन का काम पूरा ही खत्म कर देता है। अभी करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद अभी एक एग्जांपल करके देखेंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए, आप होपफुली मैं आप लिख लिया होगा, मैं आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेके जाता हूं आपको, और देखते हैं कि कैसे उसको हम करेंगे। चलिए, शुभम ने हैंड रेस किया है, शुभम अनम्यूट कर रहा हूं, शुभम बोलिए। सर अगर मैं सबका ए आएगा, मतलब जितना उसका वेक्टर वगैरह वैल्यू दिया होगा वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एग्जैक्टली शुभम, सही बात। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, फोर्स दिया हुआ है तो उसका कितना न्यूटन का है, स्ट्रेंथ कितना है उस वेक्टर का। शुभम आपकी ना, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। एक काम करो, टाइम लो थोड़ा, चैट पे लिख के मुझे दे दो, मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? आवाज बिल्कुल रुक रुक के आई है। हेलो, हाँ बोलिए शुभम, आवाज शुभम बिल्कुल रुक रुक के आ रहा है, दैट्स वाई हमने उसको क्या, आप चैट पे लिख के मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं क्लियरली रिप्लाई कर सकूं। और अब आते हैं थोड़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है? अब एक वेक्टर थोड़े ना हमेशा की एक ही तरह का होगा,
तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर और इसका लेंथ आपको बहुत क्लियर है ए होगा, मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना ए होगा, क्लियर है। ए वेक्टर ले लिया, अब ये किस क्वाड्रेंट में है बताओ, क्वाड्रेंट याद है, मैथ में पढ़ा था ना, कौन से क्वाड्रेंट में है? हाँ ठीक है, याद है सबको, सब लोग को याद है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ना कई बुक्स में बहुत बहुत बड़े बड़े और शानदार मेथड्स दिए गए होंगे, मैं आपको सिर्फ एक मेथड कहना चाहता हूं, भैया चेक करें कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लिए क्या? मान लीजिए एंगल बन रहा है थीटा, मान लीजिए एंगल बन रहा है थीटा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी एक्स एक्सिस हो, एंगल कितना बन रहा है थीटा। एक्यूट एंगल कितना बन रहा है याद रखिए, एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है, आपने क्या ले लिया थीटा। अब बहुत क्लियर है मेरा, ये मेरा जो ए वेक्टर है ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, तो बहुत क्लियर है कि इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इसको ब्रेक करोगे, शैडो ब्रेक करोगे अगर इसका, तो आपको नहीं लगता कि इसका एक्स वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई वाला कंपोनेंट अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं बहुत क्लियर हूं कि मान लीजिए मेरा अगर ax की बात होती है, ax की बात होती है, ये मेरा ax है और ये मेरा ay है, क्लियर है। अब ax में का लेंथ बहुत क्लियर है कि ये भी क्या होगा, a cos थीटा होगा और ay कितना होगा, a sin थीटा होगा, ये भी मान लिया हमने, a sin थीटा होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं वेक्टर a लिखने जाऊं तो मेरा x कंपोनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस ए कॉस थीटा आई कैप प्लस, क्योंकि डायरेक्शन इसका कितना है, इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप है, याद रखिए। और वाई एक्सिस वाला बिल्कुल सेम है, कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कर लेंगे आप लोग, क्या आप कोऑर्डिनेट से देख के पहचान लेंगे कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलिए, क्या आप कोऑर्डिनेट देख के बता नहीं सकते कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होगा और कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा? इस केस में आपका एक्स कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, इस केस में आपका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। फर्क इतना ही पड़ा बस, कंपोनेंट शेयर कंपोनेंट सब कुछ सेम आया था, मैग्नीट्यूड वगैरह वही सेम आया था, बट डायरेक्शन क्या था एक्स कंपोनेंट का, नेगेटिव साइड में था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से इसको ड्रॉ करते चलेंगे सब लोग, इसको ड्रॉ करते चलेंगे। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें उसको देखना है किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव होगा। जरूरी थोड़े है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आपका काम सिर्फ वेक्टर को तोड़ देना है, आपको आपका काम वेक्टर को ब्रेक कर देना है बस। मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, हमेशा आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखें। आप लास्ट में मैं आपको एडिशनल हिंट दूंगा। हो गया? थोड़ा एक और क्वाड्रेंट में बताइए, अच्छा इस क्वाड्रेंट में क्या लग रहा है आपको, एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जल्दी से सब लोग, एक्स एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? शिवम सेइंग पॉजिटिव, शुभम सेइंग नेगेटिव, आयुष सेइंग बोथ नेगेटिव, पीयूष सेइंग नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होगा। अच्छा आपने जो ये 1N4 जो नाम लिखा है उसको पहले करेक्ट नेम से ज्वाइन करो, पहले रीनेम करो खुद को। बोथ नेगेटिव, मेजॉरिटी सेइंग बोथ नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेप एंगल, यही मामला फंस जाता है। सबसे पहला देखो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट, ये मेरा हो गया थीटा। अब मैं इसका एक्स कंपोनेंट देखूंगा, अगर मैं इसका अगर वाई कंपोनेंट देखूंगा, तो इसका अगर एक्स कंपोनेंट देखूं तो ये, अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट देखे अगर, तो वो इस तरफ होगा और इसका वाई कंपोनेंट देखे तो कुछ इस तरफ होगा। क्लियर है? सही बात है, गौर से देखना।
मैं कह रहा हूं x कंपोनेंट नेगेटिव x के लॉन्ग और y कंपोनेंट नेगेटिव y के लॉन्ग, तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस a cos थीटा, या माइनस लिखने के, माइनस तो बाद में लिख लेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में। लेंथ तो कितना है इसका a cos थीटा होगा, और इधर कितना होगा a sin थीटा होगा, ये मेरा a वेक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस a cos थीटा आई कैप, माइनस a cos थीटा आई कैप, माइनस a sin थीटा जे कैप। बोलिए हो जाएगा क्या, दोनों नेगेटिव हो गया। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट था। अगला देख लेते हैं, लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन देख लेते हैं, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मुझे बताइएगा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी सब लोग चैट पे सब लोग टाइप करो, सब लोग टाइप करो। मेरा एक और वेक्टर मुझे मिला है, और इस बार फिर से मैंने एंगल देखा, एक्यूट एंगल कितना हो गया, थीटा। मुझे आप बताइए बस कि इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है। बोथ, क्रिश कह रहा है बोथ पॉजिटिव। क्रिश वाई पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल सही है। श्रेयांश, मानस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विनय, क्या मेरा एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव नहीं होगा, जिस एक्सिस के बीच में उसकी बात करिए ना। एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मेरा वाई क्या होगा, वाई कंपोनेंट मेरा नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर क्या, तो इतना तो समझ में आ ही गया कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। नहीं अनामिका, बोथ मत लिखो ना, सही लिख रहे हो, आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है अनामिका। आप लिखना चाहते हो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मैं मान रहा हूं, ठीक है। शुभम ने कहा कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर क्या है, ए है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मान लीजिए मेरा ये कंपोनेंट कितना होगा, जिधर एंगल, सीधा हिसाब, जिधर एंगल उस पे कॉस, और ये कितना हो गया साइन थीटा, साइन थीटा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप, एक्स वाला पॉजिटिव है अपना, ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई वाला क्या है, नेगेटिव है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा एक जनरल बात बताना चाहता हूं, ये आपको ये एक्स वाई के चक्कर में नहीं फंसना है। मैं आपको बहुत सिंपल बोल रहा हूं, याद रखिएगा, अगर कोई एक्सिस, मान लीजिए कोई वेक्टर है, और अगर आपको कोई कह दे कि एंगल जो बन रहा है वो थीटा इसके रिस्पेक्ट में है, तो अगर आप कोई कहे कि आप इसको ब्रेक करो, तो याद रखना जिसका एंगल उसका कॉस, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा उसी पे कॉस जाएगा। याद रखना है आपको कि जिस पे एक्सिस उसी पे कॉस, यानी इधर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। मैं बहुत क्लियर कट लॉजिक बता रहा हूं आपको, याद रखना है जिसके साथ एंगल ले रहे हो उसी पे कॉस कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर पे साइन। याद रहेगा, जिसके साथ एंगल उसी पे कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, जिसके पर उसके परपेंडिकुलर में साइन आ जाएगा। यानी कॉस का हिसाब बिल्कुल क्लियर है, जिसका एंगल उसका कॉस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हर जगह यही तो कर रहे हैं, सब केस में देखो जिसके साथ एंगल उसी पे कॉस जा रहा है, जिसके साथ एंगल उसी पे कॉस जा रहा है, हर केस में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, am I making this clear? Then we can move to our first example. एग्जाम्पल देखिएगा सब लोग, आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आपके पास एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख, रॉड दिख रहा है ऑरेंज कलर का। इस रॉड पे हम कई सारे फोर्सेस लगा रहे हैं। आपका पहला टास्क है कि सब लोग एक एक फोर्स को ब्रेक करें कंपोनेंट में, और ऑर्डर फॉलो करें, ऑर्डर फॉलो करें 1 2, या मैं सीधा सीधा बोल दूं इसको, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और मैं इसको नाम दूं ए बी सी। आपका काम है इनको ब्रेक करना, डी, और अगला ई। 5 वेक्टर है, पहला काम आपका है पांचों वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करो, फिर हम आगे बात करेंगे।
पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन रोड, रॉड मतलब सबको जोड़ना है सीधा सीधा। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि टोटल फोर्स पूछ रहा है, तो हर फोर्स को, लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स कभी नहीं लगाते हम लोग सारे फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे और फिर जोड़ देंगे। जल्दी से एफर्ट लगाएं सब लोग। मैंने पांचों वेक्टर के नाम दे दिए हैं, यही क्वेश्चन हमको पूरा सिखा देगा टॉपिक। फोर्टी, एन मतलब न्यूटन है बच्चों, एन मतलब न्यूटन है, कंफ्यूज मत हो। नहीं नहीं, इसको ब्रेक करो ना आयुष, इसको ब्रेक करो, सही से क्या लिखोगे? बी साइन कॉस, मुझे पता है पहले वाले में दिक्कत होगी, आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, अपना दिमाग लगा लो, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी, मैं हेल्प करूंगा पूरा इसमें तो आपको। मैं, क्योंकि आप अपना एफर्ट बिना मारे अगर मैं हेल्प कर दूं तो दिक्कत है। फर्स्ट गिव योर ओन शॉट। मैं अगर आपके जगह रहूंगा, मैं सबसे पहले ए पॉइंट के टेल पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सोच लूंगा, इमेजिन भी कर लूंगा मन में कम से कम, नॉट नेसेसरी कि ड्रॉ ही करें, मैं एक इमेजिन कर लूंगा, ठीक है। दिक्कत क्या हो गई पहले वाले वेक्टर में, फर्स्ट वेक्टर में दिक्कत क्या हो गई कि फर्स्ट वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है क्या? आप बताओ, मुझे बताओ, क्या फर्स्ट वेक्टर पूरी तरीके से एक्स के लॉन्ग है क्या? क्या फर्स्ट वेक्टर पूरी तरीके से एक्स के लॉन्ग है क्या? और अगर वेक्टर पूरी तरीके से एक्स के लॉन्ग है तो ब्रेक करने का क्या फायदा? इसको तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो 40 आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखेंगे? 40 आई कैप। इज इट क्लियर? क्या हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग सीधा सीधा 40 आई कैप लिख सकते हैं? बोलो कितने लोगों को दिक्कत है इसमें? फर्स्ट पार्ट, मृगांक कॉस थीटा की जरूरत है क्या? लगा लो, चलो मृगांक, इस केस में मेरा थीटा कितना हो जा रहा है? 0। मृगांक ने कहा कि सर कॉस थीटा लगाइए, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मृगांक, ये पूरा का पूरा वेक्टर ही जब एक्स के लॉन्ग है तो वाई के लॉन्ग कुछ होगा क्या? आपके 2 पार्ट्स में ब्रेक करने हैं, ये वेक्टर पूरा का पूरा एक्स के लॉन्ग है तो वाई के लॉन्ग उसका कोई पार्ट है ही नहीं, तो क्या मैं सीधा सीधा नहीं लिख सकता हूं? अगर आपके तरह लिखूं मैं, अगर तो ऐसा लिख सकता था क्या मृगांक? 40 मैग्नीट्यूड है इसका, तो 40 cos 0 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा? 40 साइन व्हाट 0 जे कैप। तो साइन 0 के वैल्यू कितनी होती है? 0। तो क्या बचा? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? आई कैप। बोलिए मृगांक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ, क्लियर टू यू? समझ गए ना क्यों किया? अब मैं साथ साथ एक और वेक्टर बना लेता हूं, बी वेक्टर। बी वेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग, इसके साथ भी एक एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देखो हर जगह ड्रॉ नहीं करना चाहिए सर, ये इतना समझदारी होनी चाहिए कि हम समझ लें कि एक्स वाई कैसे है, ठीक है। हर जगह ड्रॉ नहीं करते एक्स वाई, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। अब बी वेक्टर समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे आप बताओ, क्या बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? आप लोग बताओ चैट पे,
चैट पे बताओ बी वेक्टर को आप क्या लिखोगे। या कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है लिखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है बी को क्या लिखोगे? एनीवन? गुड, पहले विवेक ने हैंड रेस किया। विवेक थोड़ी आवाज आपकी साफ आ रही हो बस। हाँ बोलो विवेक, बोलो। सर अभी सर ये वाला जो बोले हैं सर, एक बार फिर से बोलिए क्या, सर एक बार फिर से बोलिए क्या बोले हम, मतलब ये भूल रहे हैं हम। विवेक पूछ रहा हूँ बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? हाँ सर, वी वेक्टर लिखना होगा तो ये 40 आई कैन, आई कैप, सीधा सीधा कॉस साइन कुछ नहीं। 40 कॉस थीटा आई कैन, कॉस 30 है यहाँ पे, थीटा तो एंगल 30 डिग्री है ना। आई कैप और प्लस 40 साइन 30 जे कैन। गुड, वेरी गुड। क्या सब लोग इनकी बातों से एग्री करते हैं? विवेक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विवेक। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? सनी ने पूरा सॉल्व करके दिया है। तो अब cos 30 का वैल्यू पुट कर लो ना, कितना हो जा रहा है? 40 इंटू √3/2 आई कैप प्लस 40 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 जे कैप। तो मिला के कितना हो गया? ये 20√3 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप। इज इट क्लियर? क्या बी हो गया? क्या सबको बी समझ में आ गया क्या? अब सब लोग सी वेक्टर बताइए मुझे। सी वेक्टर कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सी वेक्टर कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। शुभम ने हैंड रेस किया, वेरी गुड शुभम। शुभम गो अहेड। सर एज इट इज 60 हो जाएगा सर। 60 खाली होगा, कोई आईजे का कुछ नहीं। सर 60, हाँ 60 पर कितना? आईजे कुछ नहीं। 60 cos j कैप। कॉस जे कैप ना, शुभम गड़बड़ कर रहे हो। कोई और बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? विवेक ने हैंड रेस किया है, मृगांक ने हैंड रेस किया है। गिव यू अनदर चांस। मृगांक आपके पास, आप बोलिए मृगांक। सर यहाँ पर मृगांक गो अहेड। मृगांक आप अनम्यूट है, गो अहेड। सर यहाँ पर चलिए, मृगांक आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके चलो। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर आपको एंगल से ही देखना है, अगर आपको, तो एंगल तो कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। एंगल तो 90 बन रहा है। मैं सिंपल उल्टा कह रहा हूं, क्या ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है? क्या ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? -60 जे कैप, क्योंकि पूरी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ये। देखो, इसमें पहला चीज तो है, कंपोनेंट में ब्रेक तब करते हैं ना जब एक्स वाई के बीच में हो। जब पूरा एक्स के लॉन्ग है तो क्यों ब्रेक करे? पूरा वाई के लॉन्ग है तो क्यों ब्रेक करे? टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। क्लियर है क्या? तो हम लोग को टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा हमने क्या कर दिया? सी निकाल लिया। मुझे कोई डी बताए, मुझे कोई डी बताए। डी वेक्टर, डी वेक्टर मुझे पहले बताओ एक एक करके, कौन से क्वाड्रेंट में है डी वेक्टर? मुझे ये बताओ। डी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? सब लोग बताइए, डी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? मोस्ट ऑफ यू सेइंग ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। मोस्ट ऑफ यू सेइंग ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल सही, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या ब्रेक नहीं कर लेंगे इसको? क्या नहीं लिख लेंगे? डी का क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। एक्स तो नेगेटिव होगा, इसका कितना हो जाएगा? देख लेते हैं, डी का वैल्यू कितना है? 30 है। तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, 30 cos 60 आई कैप
क्लियर है? 30 cos 60 i कैप, y कंपोनेंट इसका पॉजिटिव हो जाएगा 30 sin 60 j कैप, 30 sin 60 j कैप, दैट इज पॉजिटिव। बोलिए आयुष आपने 60 क्यों लिखा? 30 उसका मैग्नीट्यूड है ना, डी का मैग्नीट्यूड 30 है ना। ब्रेक करते हैं, -30 cos 60 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 i कैप प्लस 30 sin 60 कितना हो जाएगा? √3/2 j कैप। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? -15 i कैप प्लस 15 √3 j कैप। इज इट क्लियर? क्या शायद आप फाइनल आंसर बता रहे हो? शायद स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा वेक्टर। चलो गौर से, मैं ई वेक्टर अब यहीं लिखूंगा। मैं ई वेक्टर को अब ऊपर ही लिख देता हूं, क्योंकि जहां स्क्रीन है वहीं पे। क्लियर? क्यों क्या होना, कॉपी पे आप खुद बना लिया करो, ताकि मुझे स्क्रीन के भरोसे आप मत रहो। कॉपी पे आपके होना चाहिए बिल्कुल ये चीज। ई वेक्टर देख रहे हैं हम लोग। ई वेक्टर कितना हो रहा है? गौर से देखिए, क्या ई वेक्टर आपका हो रहा है क्या 60? ई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या आपका ई वेक्टर में x और y दोनों नेगेटिव हो जाएगा क्या? तो कितना आ रहा है? -60 cos 30 i कैप, cos -60 sin 30 j कैप। इज इट क्लियर? क्या अब हम लोग ई वेक्टर निकाल लेंगे? कितना हो जाएगा? अच्छा आपने, किसी ने मुझे बताया था पांचवें का आंसर ई का बताया था। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो कितना हो जाएगा? -30 √3 i कैप -30 j कैप। इज दिस क्लियर? क्या पांचों वेक्टर आ गए हैं मेरे पास? अब अगर कोई मेरे से पूछे कि फाइंड रिजल्टेंट, तो पांचों को जोड़ नहीं देंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि फाइंड रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या कहूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। पांचों को जोड़ नहीं देंगे क्या? तो अब मैं ये जोड़ने वाला काम अब आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको ट्राई करोगे, आप इसके लिए, आप इसको खुद से ट्राई करोगे। मैं आपको एक और मौका देता हूं सीखने के लिए, एक और एग्जांपल देता हूं, जहां देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये सिखाने के लिए है। क्वेश्चन तो कैसे आएंगे थोड़ी देर में पता चलेगा आपको, ठीक है? कोई ऐसा नहीं आएगा कि 5 वेक्टर देके सबको जोड़ने को दे देगा। इतना 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 इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन, इसका यूज जो आता है उसको सीखने के लिए बेसिक कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो आई जस्ट होप कि हम लोग अगला क्वेश्चन सब लोग हर एक वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखाएंगे, और वो हो गया तो सीख जाओगे। एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। मैं आंसर यहां पे 150 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं। आपको क्या करना है? फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स लगा सकते थे आप। लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स बहुत मेहनत वाला काम है। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलिए सब लोग एफर्ट लगाइए। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया। आगे के क्वेश्चन देख लेना, कोई 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। आपको बस कंपोनेंट्स में ब्रेक करना सीखना पहला मकसद होना चाहिए आपका। First priority should be basic to how to break a vector into components. हमारे पास कुल मिला के 4 वेक्टर्स हैं। आज क्विज का फाइनल राउंड भी है।
कट टू कट 12 बजे स्टार्ट होगा, बी प्रिपेयर। सबको नाम वाम दे दे कुछ। खुद कॉपी में फिगर बना लें। आयुष ने एक आंसर दिया है। आयुष we'll have to check, सॉल्व करें बाकी लोग, सब लोग पहले। पहला वेक्टर मुझे एक एक करके बताओ, जिसका भी पहला वेक्टर आ चुका है ए वेक्टर, वो बता दो सीधा सीधा। ए वेक्टर बता दो किसका किसका है। नहीं आयुष गलत है, माइनस नहीं है। नो आप सी क्यों बोल रहे हो। सनी ठीक है, वेरी गुड। पहला वेक्टर बता दो, बाकी वेक्टर बाद में बात करेंगे। मृगांक पहला तो गलत है, मृगांक बिल्कुल गलत है। मृगांक पीयूष सही है। शिवम आप पूरा आंसर बता रहे हो, मैं पहला बताने की कोशिश करूं। मैं पहला पहला अगर बता रहा हूं तो गलत है, गलत है, गलत है शिवम। फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर शिवम नोवे। शिवम आप दूसरा बताने लगे, पहला तो नहीं है वो, कम से कम आप बेसिक्स मिस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही है आयुष। ये पहला वेक्टर है कैसा? पहला वेक्टर तो सीधा सीधा ऐसा है ना। अब इतना क्यों दिमाग लगा दिए इसमें पहला वेक्टर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले वाले में गलती कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या ये पहले वाले का आंसर 20 आई कैप नहीं होगा क्या? फर्स्ट का आंसर क्या 20 आई कैप नहीं होगा क्या? प्रॉपर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको हमें कंपोनेंट में ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए, इज दिस क्लियर? लेट्स गेट बैक टू नेक्स्ट वन। लेट्स गेट बैक टू नेक्स्ट वन। अगला है बी वेक्टर। बी वेक्टर में भी गलती हो रही है। मैंने बार बार कहा एंगल लेना कैसे है, नहीं समझ में आ रहा है। आपका फोकस सीधा सीधा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की तरफ होना चाहिए, एक्स और वाई। आपको भी पता है ये पूरा अगर 150 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। आपको 150 की जरूरत है क्या? आपका जो 50 किलोमीटर वाला वेक्टर है वो 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस के। आप बड़े आराम से लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव होगा। क्या लिख सकते हो? 50 cos 30 i cap प्लस 50 sin 30। ठीक, इज इट क्लियर? क्या 50 cos 30 i cap प्लस 50 sin 30 j cap। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अब क्या लिखेंगे? 50 cos 30 यानी 50 इंटू √3/2 i cap प्लस 50 इंटू 1/2 j cap।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 25 से, तो कितना बन गया 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप। इज दिस क्लियर? दूसरा हो गया। सी वेक्टर तो और भी आसान है, सी वेक्टर में तो दिमाग ही नहीं लगाना, प्रॉपर वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये कितना हो जाएगा 10 जे कैप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अमेरिकन, हर्ष, आयुष। सी वेक्टर में कहां दिमाग लगाना है? और डी वेक्टर में अगेन मैं कहता हूं, जहां समझ में नहीं आए वो ब्रेक करे कंपोनेंट्स में। कौन से क्वाड्रेंट में है डी वाला? डी वाला वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है? क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या? क्या इसका x नेगेटिव और y पॉजिटिव नहीं होगा क्या? तो अगर x नेगेटिव है, d का लेंथ कितना है 40, तो मैं पहले लिख दूंगा माइनस, x वाला कितना है माइनस 40 cos 60, 40 cos 60 आई कैप। x के साथ एंगल बन रहा है कितना 60, और प्लस y कैप कितना है 40 sin 60 j कैप। तो क्या ये -40 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 आई कैप हो गया क्या? प्लस 40 इंटू √3/2 जे कैप हो गया क्या? कैंसिल हो गया 20 से, ये भी 20 से कैंसिल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं -20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप हो जाएगा क्या? बोलिए। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इन चारों का सम हो गया क्या? बोलिए। क्या मेरे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया क्या? बोलिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या चारों को जोड़ नहीं देंगे? सबके आई कंपोनेंट को जोड़ नहीं देंगे? सबके जे कंपोनेंट को ऐड नहीं कर देंगे? सबके आई कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? गौर से देखिए, इसमें 20 है, अगर मैं सारे के आई कंपोनेंट को जोड़ दूं तो इसमें 20 है, इसमें 25√3 है, और इसमें -20 है। कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 25√3 आई कैप। जे कैप देखते हैं, 25 जे कैप है, 10 35 जे कैप है, प्लस इतना क्या लिख सकते हैं 35 प्लस 20√3 जे कैप। इज दिस क्लियर? हो जाएगा? विवेक हैंडल्स क्या है? विवेक बोलिए। सर ये आप वाई एक्सिस में 40 किलोमीटर दिया है, तो सर एक्स एक्सिस में 40 कैसे ले दिए? -40 cos 60 आई कैन। डी वेक्टर के बारे में आप पूछ रहे हैं ना? और cos एक्स एक्सिस के बिलोंग कर रहा है, तो इसमें -40। आप डी वेक्टर की बात कर रहे हैं ना? चलो देखो इधर, डी वेक्टर के पास देखो, लेंथ कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर दिया हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, मैंने बोला है कि 40 है आपका, और एंगल कितना बन रहा था? एंगल कितना बन दिया हुआ था? 60 दिया हुआ था ना? दिव्यांग ये बताइए एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बन रहा था? विवेक कितना एंगल बन रहा था? 60 बन रहा था क्या? एक्स वाले एंगल पे सर, एक्स वाले एंगल पे 60 बन रहा है। तो अगर आपको इसको ब्रेक करना हो 40 किलोमीटर को, तो इधर क्या लिखोगे? 40 cos 60 लिखोगे क्या? इधर क्या लिखोगे? 40 sin 60 सर 40 कहाँ से आएगा? 40। 40 ये 40 cos 60 सर कैसे? पर 40 40 किलोमीटर तो लेंथ दिया हुआ है ना भाई। ओके सर। 40 लेंथ नहीं दिया हुआ है क्या उसका, लास्ट वेक्टर का? जैसे सबका 10 किलोमीटर दिया हुआ है, उसका 40 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके सर, हो गया। मृगांक, डाउट आपका क्या था? मृगांक, मृगांक आपका डाउट था? अनम्यूट करो मृगांक, बोलिए। मृगांक बोलिए। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज हमने बेसिकली इतना ही, हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा है। अगले दिन हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को और पढ़ेंगे डिटेल में, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे और क्वेश्चंस करेंगे। जल्द एक बार रिकॉल करके आइएगा, अगले दिन इसको कॉन्सेप्ट को फिर से मैं रिकॉल करवा दूंगा क्लास के पहले, ठीक है?
कोई भी दिक्कत हो तो आई विल गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, आप उसमें क्लियर डाउट पूछ सकते हो। बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है कि एक वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से जाके रिवाइज करो अच्छे से। शुभम क्विज के लिए बाकी लोग जो एक जस्ट सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।